दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2 में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 7 जो कि डिप्लोमा संबंधित मतलब डीएड से संबंधित है। और उसी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों के बीच में डिस्कस किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस इसमें है वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी इजी लिए हैं क्योंकि ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसलिए इजी क्वेश्चंस हैं। और आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में, लेकिन बस मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। और जो इसमें है वो भी है, इससे अच्छे और क्वेश्चंस भी लाएंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें हेल्पफुल हो। और आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिए और अच्छा लगे तो। और क्योंकि बहुत से बच्चों के सभी बच्चों के पास नोट्स होगा, तो जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बाद भी उसी में डिस्कस होता रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं पेपर कौन सा है, पेपर नंबर 7 है और पेपर का नाम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस जो अपने इंडिया का जो सोसाइटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मतलब उसका हिंदी वर्जन आप लोग देख ही रहे हैं, सामने हो जाएगा। उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और स्कूल प्रशासन। मतलब आज के समय का जो मतलब भारत है अपना, आज का मतलब भारत का जो समाज है उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसा है, क्या है, और उसमें जो स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल का जो प्रशासन है, उन लोगों का क्या योगदान है, कैसे किया जाएगा, उस सारे सब कुछ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास भी करेंगे। और किसी को अगर कोई दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम नए सिरे से फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से क्लास में करते हैं सेम उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसा कोई विशेष है नहीं, इसके वजह से टेंशन नहीं है, आराम से बस खाली छोटा छोटा है, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो डीएड स्पेशल एजुकेशन और HI ID BI ETC मतलब और जो भी लोग, क्योंकि कॉमन पेपर है ना, तो कोई भी इसको पढ़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आप लोग जानते हैं, शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आ प्रत्यय लगा है, इसके वजह से वो अपना मतलब शिक्षा मतलब शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है, मतलब बना है। तो शिक्षा का मेन मतलब होता है, मेन मोटो क्या है उसका, उसका जब मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब होगा सीखना और सिखाना। और आप लोग ये जानते हैं जो टीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए क्या करते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए तरीके, टेक्निक्स और प्लस मेथड्स, वो उसका रिसर्च करते हैं, उसको खोजते हैं और फिर उसके माध्यम से वो जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वही है उसमें सीखना और सिखाना किसका किसके माध्यम से पॉसिबल है, शिक्षा के माध्यम से। तो टीचर वही करते हैं। तो लर्निंग एंड टीचिंग, पहले सीखिए फिर सिखाइए आराम से। और सीखना सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब लाइफ टाइम। तो जैसे साइको में विकास है, डेवलपमेंट है, वो लाइफ टाइम चलता है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं, जब तक आप जिंदा हैं धरती पे, तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। उसी प्रकार से एजुकेशन भी है। तो आप अगर टीचिंग लाइन में हैं तो आपको कंटिन्यू आपको सीखना है। और प्लस जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप उन सारे सिस्टम को, उन सारे मेथड्स के माध्यम से, टेक्निक्स के माध्यम से आप बच्चे को सिखाएंगे, समझाएंगे, जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके।
शिक्षा हम इसीलिए पढ़ लेते हैं जिससे कि हमको जो भी हमको ज़रूरतें हैं हमारे हमारे मस्तिष्क का, जो दिमाग का मतलब अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी मेरे माइंड में है, आप लोग के माइंड में है, उसको आउट किया जाए, मतलब बाहर लाया जाए और फिर उसके बाद उसका डेवलप किया जाए। तो ये सारा सिस्टम है। तो इसके वजह से तो पहले क्या होगा, पहले हम पहले उस इंसान को जो आपको सिखाने वाला है उसको पहले क्या करना होगा, सीखना होगा। उसके बाद आपको वो टीच करेगा, तब आपको पढ़ाएगा। वो जो डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो आपको सिखाने का प्रयास करेगा। फिर आप सीखिए और आप भी आगे चल के, आगे जाके उसको ट्रांसफ़र करिए, मतलब किसी और को सिखाइए। जो आपसे पूछने आए, जो भी आपका स्टूडेंट हो, आप उनको सिखाइए, आप भी सीखिए और प्लस उनको सिखाइए। तो ये हो गया हिंदी का। और फिर ये है अंग्रेजी का। अंग्रेजी जो है मतलब इसमें जो है अंग्रेजी में देखेंगे तो एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के किससे हुआ है, एजुकेटम से हुआ है। तो एजुकेटम का मतलब है अंदर से विकास करना, ठीक है ना। तो इसमें मतलब 3 शब्द मिलेंगे एजुकेशन में, मतलब इन तीनों का मतलब 3 शब्द मिलेंगे, एजुकेटम मिलेगा, एजुकेयर मिलेगा, एडुसियर मिलेगा। तो एजुकेटम का मतलब है कि अंदर से विकास करना, फिर एडुकेयर का मतलब है आगे बढ़ाना, और एडुसियर का मतलब है बाहर निकालना। तो कोई भी चीज़ जब बाहर आएगा तब उसका हम ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। जब तक वो बाहर नहीं आएगा, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसको बाहर लाना होगा, फिर आगे बढ़ाना होगा, फिर जाके वो धीरे धीरे उसका हम डेवलपमेंट करेंगे, उसका विकास करेंगे, जिससे कि बच्चे को जो सिखाना है वो सूटेबल तरीके से उसको हम सिखा सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, मतलब जिसके द्वारा बच्चे या व्यक्ति के अंतर्निहित जो शक्ति है, मतलब इंटीरियर पावर्स जो है, और उसकी जो कैपेसिटी है, इंटीरियर पावर्स एंड कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके। तो उसके अंदर की जो शक्ति है उसको, और प्लस जो उसकी क्षमता है उसको, उसका पूरा ओवरऑल उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके, जिससे कि जब उसको ज़रूरत पड़े, या कोई जो जब भी उसको ज़रूरत पड़े, वो उसको मतलब उसके उस अपनी समस्या को, जो भी उसको नहीं आ रहा है या जो भी उसको प्रॉब्लम्स है, वो उसको सॉल्व कर सके ईजिली। ऐसा ना हो कि मतलब उसको किसी प्रकार का कोई परेशानी हो, या अच्छे तरीके से जब नहीं कोई चीज़ सिखाया पढ़ाया लिखाया जाता है, तब जब समस्याएं सामने आती हैं तो फिर दिक्कत पैदा करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट्स करती हैं। तो इसके लिए से हमें क्या करना है, बच्चे के जो अंदर जो इंटीरियर पावर्स है उसको हमें डेवलप करना है, और प्लस उसकी कैपेसिटी, जिससे कि वो कर सके, मतलब उसकी क्षमता क्या है, कितना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेसिटी कम है, हम उसको ज़्यादा काम या ज़्यादा कुछ सिखा रहे हैं, तो उससे उससे भी दिक्कत होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर हमें उसको सिखाना है, और प्लस उसका डेवलपमेंट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र, मतलब फिलॉसफी। हम जैसा कि बातचीत में कहते भी हैं कि बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हो, तो यहीं पर तो ये शब्द सामने आया है दर्शन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र जो है, आप लोग देख लीजिए, दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शब्द जो है, दर्शन जो है संस्कृत के दृश्य धातु से लिया गया है, दृश्य से लिया गया है, दृश्य धातु से, और जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्य का मतलब होता है क्या, देखना। तो ये हो गया इसका हिंदी का। और अब हम आएंगे अंग्रेजी में। फिलॉसफी मतलब, फिलॉसफी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस, ये हो गया, फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो इससे हम समझेंगे कि जो फिलॉसफी का मेन अर्थ जब बनेगा कि ज्ञान के प्रति प्रेम हो, ज्ञान के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम।
तो जब हम ज्ञान के प्रति प्रेम होगा, ज्ञान के प्रति इच्छुक मतलब जानकारी के प्रति जब हमको लगाव या इच्छुक या उसकी तरफ हम झुके रहेंगे उसके चीज़ों को जानने के लिए, तब जाके हमें नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी, नई नई चीज़ों को हमको जानने को मिलेगा। तो वही वो कह रहा है कि ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रति जो है हमें प्रेम रखना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हम बस जो जान गए वो सो जान गए, ऐसा नहीं है। आज जो जाने हैं वो ठीक है, कल जो कुछ नया आएगा उसके बारे में भी हमें जानना है। दर्शन जो है समग्र रूप से वास्तविकता या मानव अस्तित्व और अनुभव के आवश्यक पहलुओं का तर्क संगत मतलब तार्किक लॉजिकल, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, और व्यवस्थित अध्ययन करता है। व्यवस्थित अध्ययन है मतलब सूटेबल तरीके से, अच्छे तरीके से स्टडी किया जाए। अब जब आप इन सारी चीज़ों का, हमने बोला ना कि जो सीख चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ नया आएगा तो उसको भी हमें सीखना है, तो उसको भी हमें जानना है। नहीं जानेंगे तो फिर हम कैसे इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, कैसे चीज़ों को समझाएंगे लोगों को। तो इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अस्तित्व मतलब जो इस समय है, और एक्सपीरियंस मस्ट है। विदाउट एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं है कि आप चीज़ों को सूटेबल तरीके से, बेटर तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अच्छे मतलब काम को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको एक मतलब मिला के हम कह सकते हैं कि एक सही एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा टाइमली एक एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छे से। और इन सारे चीज़ों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो फिर आपके पास तार्किक होना चाहिए, आप तार्किक होना चाहिए, अमूर्त, व्यवस्थित, ये सारा सब कुछ जब मिला जुला के हम करेंगे तब हमको क्या होगा, एक सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सही ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तब जाके हम आगे चीज़ों को जान पाएंगे। तो हमें लोगों से क्या मतलब, जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो नई नई चीज़ों का सर्च करेंगे, नई नई विधियों का, मेथड्स का, टेक्निक्स का, तभी तो रिसर्च होगा। अगर ऐसा ना हो, जो शिक्षा शास्त्री लोग क्या करते हैं, अभी जो बना दिए ठीक है बना दिए, उसके बाद वो फिर अपने काम पे लग जाते हैं नई चीज़ों के बारे में। तो जब ये चीज़ें रहेंगी, जब ज्ञान के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, ये बना रहता है, तो फिर हमें वो चीज़ें मिलती रहती हैं, नई नई चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको नहीं मिलेगा वो, फिर हम वही पुरानी चीज़ों को आधार बना के सीखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे हैं, आदर्शवाद। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? आदर्शवाद। तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार करता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आदर्श मतलब एक सही चीज़ें, सही चीज़ होगा तभी सही रहेगा। आइडियलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो शाश्वत का मतलब, आप लोग शाश्वत वैल्यू क्या होता है मतलब, तो आप देख लीजिए, ईमानदारी, सत्य, मतलब आप लॉयल रहिए, आप ट्रू रहिए, अहिंसा, इन सारी परोपकारी, सहनशीलता, ये सारा सब कुछ क्या है, शाश्वत का वैल्यू है। समझे? तो इसके वजह से इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, आइडियलिज्म फंडामेंटली एक्सेप्ट इटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स। मतलब शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल वैल्यूज। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो जब इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखेंगे तो हम अपने क्वेश्चन का, जो मेरे ऊपर का आदर्शवाद है, वो सूटेबल तरीके से डेवलप होगा, अच्छे तरीके से हम उस पर काम कर पाएंगे। अगर इन नीचे के 4-5 पॉइंट्स जो लिखा है नोट बना के, अगर हम इस पर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर हम ऊपर का आदर्शवाद को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से उस पर काम नहीं कर पाएंगे, और फिर उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हमें करना है। तो इसके वजह से हमें क्या करना है, एक अच्छा आदर्शवाद को अपनाना है। अच्छा आदर्शवाद को अपनाने के लिए हमें शाश्वत वैल्यूज होना चाहिए, और जो आदर्श हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना होगा, हमें
सहनशील होना पड़ेगा, मतलब पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट वाला बात कर दे आप भी एक्साइटेड हो जाएं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, काम के प्रति प्रेम होना चाहिए, काम के प्रति आपके अंदर आप लॉयल हों। जो आपको काम दिया, जिम्मेदारियां जो आपको काम दिया जा रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से करें। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से, सूटेबल तरीके से करते हैं, तो इटर्नल जो वैल्यूज़ है वो प्रॉपर काम करता है। ओके, तो नंबर 4 है दूरस्थ शिक्षा क्या है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है उस पर है। तो डिस्टेंस एजुकेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, आने जाने का कोई दिक्कत नहीं होता है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, और टीचर का कोई वो दिक्कत नहीं है। आप घर बैठे आराम से अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। फिर एडमिशन के लिए आप जा भी सकते हैं और नहीं भी, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। और ऑनलाइन सिस्टम है, तो घर बैठे आप अपना ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए, फ़ीस पे कर दीजिए, और उसके बाद आप ऑनलाइन नोट्स भी निकाल सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद एक जो एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एंड एग्ज़ाम्स में आप लोगों को जाना होता है, बस। उसके बाद और किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि आपको जाना ही कंपलसरी है। वहाँ पर ना टाइम का कोई वो होता है, ना इस कोई स्थान विशेष वो होता है। तो वहाँ पर इन दो चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो जैसे इसमें लिखा है, शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट को स्थान विशेष या समय विशेष पर मौजूद होने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। ये चीज़ रेगुलर जो होता है, रेगुलर कोर्सेस होते हैं, उनमें देखा जाता है कि आपका प्रॉपर क्लास होता है, आपके प्रॉपर टीचर्स होते हैं, आपका सिलेबस होता है, जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने आपके टीचर्स होते हैं। इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रेगुलर मोड पे होता है, ना कि डिस्टेंस मोड पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अपना CCE। CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देख लीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन स्कूल से संबंधित सभी गतिविधियों में बच्चे के विकास का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। अभी हम बताएंगे, पहले थोड़ा सा। और यह प्रस्ताव 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारत में राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित किया गया था। तो अगर हमें बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाना है, अच्छे तरीके से उसका विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो हमें CCE को सूटेबल तरीके से उसको अपनाना होगा। मतलब चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो जो कहना चाहता है, मतलब जो उसका मेन हेडिंग है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव, मतलब सतत और व्यापक, लगातार होना चाहिए वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको जो काम दिया गया है आप उसको सही अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, आज कर लिए फिर कल नहीं, परसों नहीं, मतलब एक दिन हो आपने चेक कर लिया, इवेलुएट कर लिया, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से अगर आप करते हैं तो वो सूटेबल नहीं है। तो आपको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर लिए 4 दिन नहीं किए, फिर 4 दिन कर लिए 1 हफ्ता नहीं किए। इस तरीके से करेंगे तो जो बच्चे का एक्टिविटी से संबंधित डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। और नॉर्मल बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए डिले हो सकता है, डिले हो जाए तो वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एज एन जब डिसेबल बच्चे का हम बात करेंगे, उनका अगर इवेल्युएशन का बात करेंगे और उनकी एक्टिविटी से संबंधित जब हमको डेवलपमेंट कराना होगा, तो हम उसमें ज़रा सा भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो भी सिखाया जाता है, अगर उनका नेक्स्ट डे अगर उनको इवेल्युएट नहीं किया जाता है तो वो सारा सब कुछ भूल सकते हैं। अगर भूल जाएंगे तो टीचर को दोबारा फिर से 0 से स्टार्ट करना होगा।
इसीलिए इस टॉपिक को इसमें रखा गया, जिससे कि टीचर प्रॉपर बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं स्कूल्स में, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनका इवेलुएट किया जाए, और कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, आगे कितना करना, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से उसको जाना जा सके और किया जाए। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। और इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है, भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन होने के बाद भी 20 मिनट हो गया है। तो चलिए, जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कुछ जो भी आप लोगों का डिमांड है या कुछ नया जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें कुछ कमी है तो वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।